अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 114 स्टार्ट हो गया जी। कैफ वन का ईपीएस में से कुछ रह गया तो आप बता दें। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ। नहीं, आप कब करोगे? पेपरों के बाद कर लेना। अभी हमने तो सारा कर लिया है, आपने पता नहीं क्यों नहीं किया। ईपीएस से अब हम जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। हाँ, अभी एक काम ईपीएस का हम मजीद करेंगे और वो है रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल। अब रीसेंट अटैम्प्ट तो सारी करनी जो है मजबूरी है, तो ईपीएस वाला सवाल भी हो जाएगा। बड़ा सवाल आया था उसमें, यानी कि 2 सवाल आए थे, 2 पार्ट्स थे, तो 15-16 नंबर का सवाल है तो मेरे ख्याल से। चले खैर, वो अब रह गया, वो करेंगे मंडे को इंशाल्लाह। अच्छा जी अब रेशोज़ की पिटाई चल रही है। रेशोज़ जो हमने थोड़ी सी छोड़ के ईपीएस पे जंप कर लिया था ना, तो वो रेशोज़ के अंदर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, रेशो की कुछ थ्योरी रहती है, एमसीक्यूज रहते हैं। तो 10-15 मिनट इसको करते हैं, उसके बाद फिर मैं फ्रेमवर्क स्टार्ट करूँगा। 1 घंटा, सवा घंटा फ्रेमवर्क करेंगे। उसके बाद फिर जो बचेगा टाइम उसमें 2 घंटे भी कर सकते हैं। मेरा जितना टाइम है देखते हैं, जो फ्रेश होकर आसान सा काम है वो कर लेंगे। मेरा दिल है फ्रेमवर्क वैसे तो 1.5 घंटे का काम है टोटल, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ हम इस वक्त कर लें, कुछ शाम को भी कर लें, थोड़ा इसको भी टाइम मिल जाए, थोड़ा इसको भी इज्जत मिल जाए। इसके एमसीक्यूज, इसके पास पेपर्स भी करने हैं, आज ही हो जाएंगे। थोड़ा सा तो है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उसको ज़रा 2 टुकड़ों में कर लें एक ही क्लास की बजाय। तो कुछ रेशोज अभी, और शाम को हमने क्लास रखी हुई है 2-2.5 घंटे की, उसके अंदर भी कुछ रेशोज, कुछ ईपीएस। फिर जो भी अब रह जाएगा मंडे से फिर इंशाल्लाह हमारी रिवीजन क्लास है, जिसके मैंने आपको 3 दिन कहे हैं, जिसमें हाई चांस 3 दिन का है, लो चांस 2 दिन का है, वेरी लो चांस, और लो चांस जो है वो 4 दिन पे भी जाने का है। तो ये हम सारा काम करेंगे आराम सुकून से उसके अंदर पूरा। लेकिन ये रिवीजन क्लास होगी, बस हर रिसेंट अटेम्प्ट का हर सवाल करते हुए उस टॉपिक को भी रिवाइज़ करेंगे, और जो रिसेंट अटेम्प्ट में ना आया हुआ उसको वैसे रिवाइज़ कर लेंगे, ताकि हमारी एक रिवीजन कम्प्रिहेंसिव सी हो जाए इन 3 दिनों में। और कोई मसले मसाइल आपके हों तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अभी आज शाम वाली क्लास में ये डिसाइड कर लेंगे ऑर्डर क्या रख लें रिवीजन का, तो जो आप कहेंगे वो रख लेंगे। उससे भी फ़ायदा होगा कि संडे में आप भी फिर उन टॉपिक्स को देख लेंगे, कोई मसला मसाइल है, इक्का दुक्का सवाल कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं उन टॉपिक्स में तो वो भी आप कर सकें, देख के आ जाएँ। ठीक है, ये ज़रा फिर थोड़ा रिवीजन प्लान वाली हो जाएगी। क्या ख्याल है? चलें। अच्छा, एक सवाल जो है ये रहता रह रहा है, ठीक है, इसको ज़रा पूरा कर देते हैं। ये कल मैंने एक अपनी इस्लाह की थी, आप लोगों ने कर ली थी अपनी अपनी इस्लाह? देखें जी, रुजू कर लेना असल है, ठीक है। तो ये जो गलती हो जाए ना तो उसको मान लिया करो, ज़िंदगी का असूल रखो। मुझे तो खैर बच्चों ने बताया कि जी ये गलती हुई पड़ी है, तो शुक्र है बता दिया उन्होंने। अभी आप लोग गए नहीं थे पेपर में। अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट्स रह गए, इनको 5 मिनट में करना है। तुम क्यों हंसते हो मेरी ऐसी बातों में? अच्छा जी, ऑफर किया है हमने एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स, जिसकी वजह से, अच्छा एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स हम ऑफर करेंगे तो होगा क्या? क्रेडिट टर्म्स एक्सटेंडेड करेंगे तो भाई डेटर डेज तो कम होंगे, लेकिन दूसरी तरफ सेल्स भी तो बढ़ जानी चाहिए। चले खैर, ये क्या कह रहे हैं? ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 डेज। एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स यानी कि पहले नहीं देते, पहले शायद महीना देते होंगे, अब उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है, जिसने इंक्रीज कर दिया है सेल्स को, लेकिन एट एग्जिस्टिंग मार्जिन्स। एग्जिस्टिंग मार्जिन्स का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग मार्जिन्स का मतलब ये है कि जीपी रेशियो चेंज नहीं हुई। एग्जाम्पल को बाद में बदलेंगे, कोई और एग्जाम्पल बनाते हैं, वो आगे भी यूज़ करनी है। कहाँ यूज़ करनी है? डिस्पोज ऑफ सम नॉन, हाँ। अच्छा, एग्जिस्टिंग मार्जिन्स का मतलब ये है कि ये वाला मामला हुआ है कि हमने नहीं बनाते हैं एग्जाम्पल। वैसे पता लग रहा है एग्जिस्टिंग मार्जिन्स का मतलब है कि सेल्स अगर 10 यूनिट बढ़ी है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी उसी हिसाब से बढ़ी है। अगर पहले भी मैं मिसाल के तौर पे मेरी पहले सेल्स थी, मैंने जनाब 50 यूनिट्स बेचे थे 10 रुपये के, और ये मैंने ख़रीदे थे 50 यूनिट्स 8 रुपये के, ठीक है, कितना बनता है जी? और 400, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 100, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो था पहले, ठीक है, पहले ये था। अब हमारा पॉइंट 4 क्या कह रहा है? हमने क्रेडिट टर्म्स बढ़ा दी, जिस वजह से सेल्स के यूनिट्स बढ़ गए। मैंने 50 की बजाय अब 60 यूनिट्स बेचे, तो मेरी सेल्स कितनी हो गई?
अच्छा, फिर 60 बेचने के लिए 60 बनाए या खरीदे भी सही, एग्जिस्टिंग मार्जिन पे है, कोई कॉस्ट नहीं चेंज हुई, तो ये कितना हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में तो बढ़ गया क्योंकि सेल और कॉस्ट ऑफ सेल अमाउंट में बढ़ी है, कितना 120। लेकिन अगर आप मार्जिन देखें, जीपी रेशो देखें, तो जीपी रेशो 20% है, इधर भी 20। इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग मार्जिन पर सेल्स बढ़ना, मतलब सेल्स रेवेन्यू बढ़ा है, बढ़ा है नहीं बढ़ा, इस काम से सेल्स रेवेन्यू बढ़ा है, इस काम से ग्रॉस प्रॉफिट इन अमाउंट इन रुपीस भी बढ़ा है, लेकिन मार्जिन सेम है, हर यूनिट में प्रॉफिट सेम है। ठीक है, तो पिछला पार्ट था जिसमें वो मैंने सलाह भी की, दूसरा पार्ट उसकी ये एग्जांपल थी। इसमें वो कुछ हमारे पास स्टॉक पड़ा था जो हमने जितने का खरीदा था उतने का ही बेच दिया था, वो ये एग्जांपल बनी कि 10 यूनिट्स बेचे थे हमने, बेचने थे हमने वैसे, लेकिन ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था, पॉइंट नंबर 2 था, सेल स्लो मूविंग स्टॉक। ओपन कर लो ना, पेज नंबर 4864 है, जल्दी करो ना, इसको खत्म करें। ये ऐसे ही लटका फिर रहा है बीच में, तो ये सवाल भी रहता है, हालांकि ये सवाल आपने कर लिया होगा मुझे पता है। सुने, स्लो मूविंग स्टॉक को उसकी कॉस्ट पे बेचा था, मतलब 10 से यूनिट्स 12 हो गए, लेकिन ये जो 2 यूनिट्स हैं जितनी कॉस्ट थी उतने के ही बेचे थे, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया था। अब यहाँ पे भी सेल्स की अमाउंट बढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट बढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे तो जीपी की अमाउंट ही नहीं बढ़ी। जीपी की अमाउंट इसलिए नहीं बढ़ी थी कि इधर भी 8 रुपए ऐड हो गए, इधर भी 8 रुपए ऐड हो गए। ठीक है, और जीपी की परसेंटेज क्यों कम हो गई थी, क्योंकि जीपी ओवर सेल्स होता है, तो सेल्स अपनी जगह पे कायम है। ठीक है, मतलब 58 हुई है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है इसके अंदर 2 यूनिट्स ऐसे बिके हैं जिन पे हमें प्रॉफिट आया ही नहीं, तो प्रॉफिट को उन्होंने कम कर दिया, इस वजह से यहाँ जीपी रेशो कम हो रही थी। लेकिन एग्जिस्टिंग मार्जिन के ऊपर आपने सेल्स को बढ़ाया, तो इससे आपके ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज नहीं होना। ठीक है, अच्छा, अब ये पता लग गया मतलब इसका क्या है जुमले का, कि ऑफर की एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स जिस वजह से इंक्रीज हो गई है सेल एट एग्जिस्टिंग मार्जिन्स। अब अगर मैं बात करूं जीपी रेशो की, तो अभी देख लिया हमने, उस पर क्या असर पड़ा, उस पर क्या असर पड़ा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई नहीं, बड़ी सीटा ने आज नहीं, मैं कह रहा हूँ बड़ी सीटें आज आगे पीछे बैठ जाए, इसको उधर निकाल लें, इसको उधर बिठा लें। अच्छा, उसके बाद ले जी, जीपी पे तो कोई असर नहीं पड़ा, नेट प्रॉफिट पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, जाहिर है। नहीं, यही तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है। आपको मैंने कहा था नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल के साथ नहीं हिलता, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस तो सेम रहते हैं नॉर्मली, क्योंकि सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस ना ज़्यादातर फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम के बदलने से बदलती नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने देखा, इधर सेल बढ़ी और मार्जिन सेम था, उतनी ही कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ गई, तो ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में तो बढ़ा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज चेंज नहीं हुई। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, जीपी रेशो को जरा ऐसे डिब्बे में ले लो, ठीक है, बल्कि यूं कर लेता हूँ, ये 20%, जीपी रेशो 20% है, और ये इधर भी कितनी रही है, 20%। ठीक है जी, अच्छा, अब जीपी में से हमने लेस किया सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। मैं कहता हूँ जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मेरे, लेट्स से 60 रुपीज़। भाई अब अगर आपने एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स दी हैं और नंबर ऑफ यूनिट सेल वाले बड़े हैं, अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई सेलिंग एडमिन का खर्चा वेरिएबल नहीं, हालांकि कभी कभी कमीशन वगैरह हो जाते हैं, लेकिन अज्यूम करें थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी सी अमाउंट होती है, ज़्यादा नहीं होती। अज्यूम करते हैं हम कि सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस कोई भी चेंज नहीं हुए, तो 60 थे वो 60 ही रहे। अब पहले नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था, अब नेट प्रॉफिट कितना है, 60। अब जीपी रेशो तो नहीं बदली थी, लेकिन क्या नेट प्रॉफिट रेशो भी नहीं बदलनी, नेट प्रॉफिट रेशो बदलेगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये सेल के साथ नहीं बढ़े, ये सेल के साथ। अब चेक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट रेशो, यहाँ पे मेरा ये नेट प्रॉफिट आ गया, तो नेट प्रॉफिट की रेशो कितनी आ गई, पहले कितनी थी 40/500, अब कितनी आ रही है, लो, तो इस पे क्या असर पड़ा। तो अगर एग्जिस्टिंग मार्जिन पे आपने सेल बढ़ाई है, तो एग्जिस्टिंग मार्जिन पे सेल बढ़ी है, तो जीपी ने तो चेंज नहीं होना,
लेकिन कंपनीज क्यों एग्जिस्टिंग मार्जिन पे रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करती हैं, ताकि जो किराया था दुकान का वो तो वही रहना है, ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे बैठकर बेच लेंगे तो ताकि नेट प्रॉफिट बढ़े, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो जो खर्चे फिक्स्ड हैं उन्होंने वॉल्यूम के बढ़ने से नहीं बढ़ना, तो अगर सेल्स बढ़ेंगी तो वो खर्चे फिक्स रहते हुए आपके नेट प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आती, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली सेल्स वॉल्यूम के साथ नहीं चेंज होते, क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर फिक्स्ड है। हाँ, कुछ वेरिएबल भी होंगे, वो बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी रेशो इतनी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए नेट प्रॉफिट रेशो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद करंट रेशो, भाई एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग मार्जिन्स हैं, लेकिन क्रेडिट टर्म्स को क्या किया गया है, एक्सटेंड। क्रेडिट टर्म्स एक्सटेंड हुई हैं, उधार बढ़ेगा, डेटर्स बढ़ेंगे, डेटर्स बढ़ेंगे, करंट एसेट किधर गया, किधर की करंट रेशो, करंट रेशो क्या बढ़ी, ये देखो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर पे तो कोई असर नहीं है। ये तो बिल्कुल सीधा वाला काम हो गया जी। करंट रेशो बढ़ेगी तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो करंट रेशो भी बढ़ जाएगी। तो एक आधा मुश्किल होता है, बाकी ज़्यादातर आसान भी होते हैं। तो पर्चे में आ जाए 10 नंबर का मिसाल के तौर पे ऐसा सवाल, तो 7-8 तो आ ही जाते हैं, कोई 1-2 की खैर है जी। अक्कड़ बक्कड़ ना करना, ध्यान से करोगे तब भी 60-70% सही हो सकते हैं, आराम से सीधे सीधे। ये नहीं कर, हाँ जो बच जाए उन पर अक्कड़ बक्कड़ कर लेना, फिर कोई बात। इंक्रीज डिक्रीज, ये सारा इंक्रीज आया, चलो एक डिक्रीज कर ले। देखो अजीब ही मामला है, सारे इंक्रीज एक डिक्रीज, नहीं 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज 2 नो इफेक्ट, सारे डिक्रीज एक नो इफेक्ट। ऐसे नहीं आप कर सकते कि आप कोई कि ये नहीं हुआ ये कर लेते हैं। चलो जी, स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ सेल ने बढ़ना है, इन्वेंट्री ने मुझे लगता है कम होना है। देखो ना, अगर आपने एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स दी हैं तो चीज़ें जल्दी बिकने लग गई। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल तो बढ़नी है, अमाउंट में कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल रेशो तो नहीं है, अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, देखो बढ़ी है, मेरी एग्जांपल देख लो, ये देखो 480 पे गया, तो अमाउंट में ये कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ गई। और दूसरी तरफ अगर आपने क्रेडिट टर्म्स रिलैक्स की हैं, एक्सटेंड की हैं, तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो इन्वेंट्री टर्नओवर तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री डेज कम हो जाएंगे, यानी कि इन्वेंट्री कम हो जाएगी। तो ये तो हाँ डबल ट्रबल हो गया, डबल ट्रबल नहीं, डबल अच्छी बात होगी। कॉस्ट ऑफ सेल, खैर कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ना रेशो को और इन्वेंट्री का कम होना रेशो को, लो जी ज़्यादा सोचने की जरूरत ही ना पड़ी। तो ये इंक्रीज स्क्वायर लिख दूं ऊपर, इंक्रीज स्क्वायर मेरे का ये पता नहीं कौन सा इंक्रीज है, सवियर इंक्रीज अच्छा जी, नेक्स्ट है, ओहो अभी चल रहा है, नेक्स्ट है रौनका, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन रिटर्न में चेंज है। ये जो मैंने बताया था, ये असल में उसने पीबीआईटी ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना होता है ना, ये वही थी ना रेशो, कौन सा था ये कौन सा था, एसेट टर्नओवर ही था ना। सेकंड क्या था, ये सेकंड क्या है, स्लो मूविंग स्टॉक। अच्छा, और ये रिटर्न ऑन, अच्छा चलो ठीक है, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट में हम क्या लेते हैं, पीबीआईटी ओवर, लिखा तो हुआ यार इधर, ये देखो इधर लिखा हुआ है, ये पीबीआईटी ओवर एवरेज नॉन करंट एसेट तो चेंज नहीं होना। अब पीबीआईटी ने चेंज होना है या नहीं होना, पीबीआईटी चेंज हो रहा है, जीपी नहीं चेंज हो रहा। यहाँ पर क्या मामला था, अमाउंट में जीपी सेम रहा तो अमाउंट में पीबीआईटी भी सेम रहा। इस वजह से मैंने कहा था कि इस पर नो इफेक्ट लो, वो गलती हो गई थी हमसे, इसी परसेंटेज के चक्कर में गलती कर गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बेटा जी सेल्स प्रॉफिट पर हो रही है, एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स तो दी हैं, लेकिन नफ़े पे चीज़ बेच रहे हैं, तो जीपी रेशो चेंज नहीं हो रही, लेकिन जीपी की अमाउंट भी चेंज हुई है, बढ़ी है, और जीपी बढ़ गया तो पीबीआईटी भी बढ़ा है, पैड भी बढ़ा है, फिर सारे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर बढ़ा है, न्यूमरेटर का बढ़ना इस रेशो को बढ़ा देगा। क्विक रेशो पे क्या असर पड़ेगा जी, क्विक रेशो में क्या होता है, क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स में आपके डेटर्स होते हैं, तो डेटर्स बढ़ेंगे, रेशो बढ़ने की ये निशानी है। डिक्रीज कह रहा है भाई, डिक्रीज कैसे होगा भाई, वैसे ही अकड़ बकड़ गया,
हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था उसकी वजह ये कि मार्जिन एग्जिस्टिंग थे। कोई थोड़ा सा मैं मतलब लाइन का बैगर भी तो नहीं बनाया था, मैंने समझाई भी थी सारी रेशियोज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पहले मैंने और आपको 5 सफ़े दिए थे, फिर एक दिन एक रात भी लगाई थी। अभी मैं जब चैप्टर में कटवाऊंगा ना वो सारे सफ़े, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा कुछ आपके लिए किया था। अब आपने वो सारा कुछ करना है कि जब भी कभी रेशो का सवाल ओपन करना है, पूरी ईमानदारी से बगैर सोल्यूशन देखे जब करना है, तो उससे पहले आपने एक बार जब भी रिव्यू करने बैठना है, एक बार उस सफ़े को ध्यान से पढ़ना है। 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, उसमें सारा रेशोज लिखा हुआ है, उन्हीं में से पॉइंट्स निकाल के आपने लिखने होते हैं जिस तरह का पॉइंट है। अब वैसे लॉजिकली सोचो ना, जो असर जीपी पढ़ना है वो नेट प्रॉफिट पढ़ना है, मैं अभी भी कायम हूं। जीपी बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, मैं अभी भी कायम हूं इस बात, ठीक है। लेकिन ये तो स्पेशल केस था, स्पेशल, ठीक है, ये स्पेशल केस था, इसलिए इसके अंदर जीपी रेशियो चेंज हो गई, ठीक है। अब यहां पर जीपी पर जो इफेक्ट है नेट प्रॉफिट वही इफेक्ट है। जीपी 20 से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 20 से बढ़ा है, लेकिन मसला ये है कि मार्जिन सेम था तो जीपी रेशियो तो सेम रही, पर इकोनॉमी तो स्केल कहाँ जाएगी, फिक्स खर्चे तो अपनी जगह है, क्या वो भी सेल की वजह से बढ़ गए। हमने सेल के कितने 10 यूनिट ज़्यादा सेल कर रही है तो मालिक, दुकान का मालिक कहेगा तुम्हें 10 यूनिट ज़्यादा सेल के किराया बढ़ गया, पर यूनिट किराया देते हैं उसको, उस वजह से यार। तो मैंने तो कहा हुआ है, मैं भी उस पर कायम, मैं कौन सा हट रहा हूँ उससे, कहा था। अच्छा जी भाई, कुछ नॉन करंट एसेट्स को बेच दो लेकिन गेन पे बेचो। ये अगर गेन पे बेचोगे तो क्या एंट्री होगी, अब अज्यूम करके कोई एंट्री बनाते हैं, पीपी क्रेडिट हो गया मसलन 100 रुपए से, चलो, या फिर बुक वैल्यू लो, अकोमोडेशन लाना, मेहरबानी ताड़ी, ठीक है ना। 100 रुपए का एसेट बेचा है और इसके अगेंस्ट हमें कैश आ गया लेट से 120 का, चलो, तो 20 रुपए का क्या आ गया, गेन। अब ये गेन कहाँ जाना है, पीएनएल में, लेकिन कहाँ पे, पीएनएल में कहाँ पे, हाँ मतलब जीपी के बाद। तो इस गेन का कैश ने वैसे नहीं जाना, पीपी ने, ये तो बैलेंस शीट आइटम्स है, गेन ने जीपी को क्या असर डालना है, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट का जीपी पे क्या असर पड़ेगा, नो इफेक्ट, लेकिन नेट प्रॉफिट इससे बढ़ेगा। तो जीपी रेशो पे नो इफेक्ट, नेट प्रॉफिट रेशो विल इंक्रीज। इस पे नो इफेक्ट इसलिए आया है कि एग्जिस्टिंग मार्जिन्स थे, तो जीपी रेशो पे असर नहीं पड़ा, जीपी के अमाउंट पे असर पड़ा। ये नो इफेक्ट तो कह रहा है जीपी की तरफ जाने ही नहीं, जीपी की अमाउंट भी नहीं हिलेगी, लेकिन नेट प्रॉफिट, एक प्रॉफिट आप एक गेन रिकॉर्ड करोगे, अदर इनकम बढ़ाओगे, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट बढ़ा तो नेट प्रॉफिट, सेल तो अपनी जगह कायम है, तो नेट प्रॉफिट बढ़ने से ये रेशो भी बढ़ जाएगी। करंट रेशो पे क्या असर पड़ेगा, करंट रेशो की तरफ आया, हमने कहा करंट रेशो तुम किधर हो, मैं इधर हूं। हमने कहा अच्छा देखो, एक तरफ नॉन करंट एसेट कम हुआ है, दूसरी तरफ करंट एसेट बढ़ा है, तो बेहतरीन हो गया, न्यूमरेटर बढ़ा है, न्यूमरेटर के बढ़ने से रेशो, ये सवाल मुश्किल होता है, जो दूसरे सवाल है वो आसान है। हाँ, रेशोज निकालना आसान, आधे नंबर उसके हो जाते हैं तकरीबन, और फिर कमेंट करना है तो आपको सफ़ा दिया था ताकि आप हर बार उसको पढ़े, तो हर रेशो को लॉजिकली उसमें कोई रट्टा नहीं लगवाया, लॉजिकली उसमें सोचवा कर कुछ पॉइंट्स रखे थे, उनमें से आधे भी याद रह जाए तो बंदा पार लग जाता है। कि अगर वो 5-5 पॉइंट्स बनते हैं, असल में आपने वहाँ पे 2-3 भी रिप्रोड्यूस कर लिए हैं, तो आप जैसे ही, बल्कि आपसे बगैर बहुत कम पढ़े हुए बच्चे भी वहाँ पे लिख रहे होंगे पूरे पाकिस्तान में पर्चा, ज़्यादा वाले भी होंगे, लेकिन एक एवरेज बच्चा अच्छे मार्क्स, वो भी ये देख रहे होते हैं, अगर 5 चीज़ें बनती हैं एक्चुअल में, तो बच्चा एग्जाम में 3 भी लिखा है और सही रुख पे लिख रहा हो तो अच्छे मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। तो वो आसान है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। 3 दिन लग गए इसको, 2 दिन पहले 1 दिन किया, फिर छोड़ के आगे चले गए, फिर एक गलती मैंने भी कर दी इसमें, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये मेरी गलती भी हुई है इसमें। अच्छा जी, उसके बाद कौन सी रेशियो है जी, स्टॉक टर्नओवर। लो भी, ना कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई असर, ना इन्वेंट्री पे कोई असर, इस रेशो का, इस स्टेप का इस रेशो पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपस की बात है, जो आपने सबसे आखिरी सवाल किया 15वां था, उसमें भी काम उसने यही करवाया, नहीं काम उसने यही करवाया एंड पे, मतलब उसने रेशोज निकलवाई, उसके बाद उसने कहा कि ये बेंचमार्क है, उन्होंने कहा मैनेजमेंट ने बेंचमार्क सेट किया है कि ये रेशोज हमने अचीव करने, ये टारगेट्स अचीव करने, और फिर उन्होंने उसके लिए सोचा है कि हम ये काम करेंगे। अब पहले आप बेंचमार्क रेशोज के अगेंस्ट अपनी रेशोज निकालो,
फिर उन स्टेप्स को देखकर बताओ कि ये स्टेप लेने से ये रेशियोज बढ़ेंगी, यानी बेंचमार्क की तरफ बढ़ोगे, अचीव करोगे या पीछे जाओगे। तो काम तो यही था कि फलां स्टेप की वजह से फलां रेशियो ने बढ़ना है या कम होना है। तो भाई रट्टे नहीं लगाने हैं, ना मैंने लगवाया इस टॉपिक। बहुत आसान, रट्टा सिर्फ फार्मूलाज का है माजरत के साथ, वो भी अब आपको याद हो गए। तो फार्मूलाज से आधे नंबर मिल जाते हैं, कभी कम भी होते हैं, कभी ज़्यादा भी होते हैं। तो सवालों में आप देख रहे हो 15-16 नंबर का सवाल है, कभी 5-6 नंबर की कैलकुलेशन के नंबर, बाकी ज़्यादा इंटरप्रिटेशन को। कभी कभी ज़्यादा इंटरप्रिटेशन को नंबर रेशियो के कैलकुलेशन को मिल जाते हैं, ज़रा कम इंटरप्रिटेशन को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी। मज़ा आ रहा है रेशियो करते हुए, छोड़ो फ्रेमवर्क को, है ना। असल में सिर्फ शाम को सिर्फ फ्रेमवर्क कराना भी तो ज़ाब बन जाना है ना। मतलब थेरी मेरा दिला थोड़ी सी अभी पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा आप लोगों को, फिर थोड़ा न्यूमेरिकल भी इसमें कराऊंगा, फिर शाम को फिर थोड़ा सा फ्रेमवर्क और थोड़ी सी रेशो, फिर सिलेबस आज इंशाल्लाह कहा था हफ्ते को ख़त्म हो, ख़त्म मेरी तरफ से तो ख़त्म होगा ना। अब देखो, वरना मैं तो यकीन मानो पेपर से एक दिन पहले भी सोच रहा होता हूँ एक रिकॉर्डिंग करके भेज दूँ फलां चीज़, तो मेरे हिसाब से तो कभी भी ख़त्म नहीं होना, तसल्ली नहीं होती बंदे को। लेकिन वैसे ये ख़त्म ही आज हो जाए ना। उसके बाद फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे को रिसेंट अटेम्प्ट वो कोई नहीं की हुई। अब हालांकि सिलेबस ख़त्म है लेकिन रिसेंट अटेम्प्ट रहती है। उसके अंदर फिर जिस टॉपिक पे जाएंगे छोटी मोटी चीज़ें कहीं ना कहीं रहती हैं हर टॉपिक में। IS40 का एक सवाल छुड़वाया हुआ था, पीपीरी लिमिटेड। ऐसे IS8 का एक सवाल छुड़ाया हुआ था, बार्ड लिमिटेड। ऐसे ही कैश लो में मैंने कहा था जालिब वाला सवाल करूंगा। ये तो मेरे जहन में चीज़ें हैं, इसीलिए कह रहा हूँ प्लान शेयर करूंगा, आप भी देख लेना उन टॉपिक्स को, कोई मसला उनमें होता है तो। जैसे मंडे को मैं कहता हूँ जी हम 1 2 3 4 ये टॉपिक्स करेंगे, तो वो 3-4 टॉपिक्स आप देख आए। मैं चाहे आके ना करूँ तो आड़े तो देखे गए ना। जब अगली बार उस पर पहुंचूंगा, लेट से मंडे को नहीं कर पाता, ट्यूजडे को करता हूँ, तो आपने तो किया होगा चैप्टर, ठीक है ना। तो बाकी फिर जाते हुए भी मैं आखिरी दिन बच्चों को कहता हूँ कि यार देखो मेरी तरफ से फ़िलहाल तो ख़त्म है, लेकिन अगर ICAP से कोई ऐसा भेजे हुए सवाल का जवाब आ जाता है या कोई और डेवलपमेंट हो जाती है, या मुझे बैठे बैठे ख्याल आ जाता है कि यार ये भी होना चाहिए, तो वे लाहौर में बच्चे, यहाँ लाइब्रेरी में बच्चे बैठे होते हैं, बंदा बुला के उनको बिठा के रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकता है। इसलिए आप रिलैक्स होकर बस घर चले जाइएगा। लेकिन कब? जब मैं रिवीजन ख़त्म कर लूँ, क्योंकि वो रिवीजन नहीं है। वो रिवीजन, मैं डर से रिवीजन नहीं कहता उसको, बच्चे समझते रिवीजन है, लाइक रिवीजन ही होती है, हो रही है सारा सिलेबस हमने रिवाइज कर लेना जब रिसेंट अटेम्प्ट करनी है, लेकिन वो रिवीजन होती नहीं है। वो गैप एनालिसिस क्लास होती है, जहाँ जहाँ गैप्स रहे होते हैं मतलब वहाँ पे गैप्स फिल कर रहा होता है। इसलिए उसको रिवीजन ना कहा करो। रिवीजन सुन के ना या कह के बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं, हालांकि उसमें जो करवाया जाता है पर्चे में वो आ रहा होता है अक्सर। रौनका लग गया, रौनका क्या काम किया जी हमने? एसिड बेचा है। एसिड बेचा है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ा है, ओ पीवीआईटी बढ़ा है, पीवीआईटी बढ़ा है, और दूसरी तरफ नॉन करंट एसिड कम हुआ है। ठीक है, कैश ने तो करंट एसिड में जाना था ना, उसका तो इस रेशो पे असर कोई नहीं है। तो न्यूमरेटर का बढ़ना और डिनोमिनेटर का कम होना दोनों ही बढ़ाते हैं। ये तो सुकून वाला पॉइंट होता है। क्विक रेशो के ऊपर क्या हालात है जी? क्विक एसिड कैश है, कैश बढ़ जाना है तो रेशो भी बढ़ जानी है। ठीक है, तो ये जनाब क्वेश्चन बैंक में आपको बस ये सवाल मैंने करवाना था। बस बाकी एक आधा सवाल मैं इसमें से और भी डालूंगा आपके रिवीजन प्लान में। ठीक है, पिक्चर यूं करो ना, इस सवाल की पहले लो, ऐसे थोड़ा सा स्टेप्स भी इस पर बनाए होते हैं ना, जैसे ये एडजस्टमेंट समझने के लिए ये मैंने काम किया हुआ, एडजस्टमेंट समझने के लिए। तो ये 5 एडजस्टमेंट्स थी जिसमें से 4 की एग्जाम्पल बनी, एक ही क्यों नहीं बनी? एक क्या था? अच्छा वो पेइंग ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी है ना, वो सीधी सीधी बात थी। नहीं, एक मिनट, कौन सा रह गया जिसकी मैंने वो 1 2 3 पता नहीं कौन सा रह गया। हाँ ये भी कर लिया, रिकवर डेटर बैलेंस ये भी हो गया, एक्सटेंडेड। हाँ इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाई, इसकी एग्जांपल बना ली थी ना हमने। ठीक है, चले मैं भी कहूँ 5 स्टेप्स है तो मैंने एंट्री मिसाल में 4 बनाई। वो स्लो ये एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स वाले की एग्जांपल्स थी। ठीक है, अब उसके साथ ये एग्जांपल मैंने ऊपर पॉइंट 4 लिखा हुआ है, और अगर बहुत शॉर्ट कर दूंगा तो नीचे वाले पॉइंट की भी आ जाएगी, वो भी दिखा देता हूँ। कुछ बच्चों को ये तो खींच लेना। जी उसके बाद ये है पॉइंट 2 के लिए, और ये सारे के सारे हैं, और ये बिल्कुल सारा सवाल है।
अच्छा जी, अब यार इधर से आगे खींच लिया करो, क्लास के बाद खींच लिया। भाई का सर किधर करें भाई का सर? भाई ये मैंने डिस्कस करना है 15, लेकिन अब ये हो सकता है सारा, क्योंकि इसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको अर्निंग पर शेयर भी निकालनी आ चुकी है अच्छे से। उसके बाद 14वां डिस्कस हो गया था, सुभान अल्लाह। 13वां रहता है, ये मैंने डिस्कस करना है। ओके, नहीं 13वां हो गया था, नहीं ऊपर वो रहता होगा, 12वां हमने कर लिया था। मैंने कौन सा नहीं किया था? मैंने कमर लिमिटेड किया था या वेल लिमिटेड किया था डिस्कस क्लास में? मुझे लग 13वां कर लिया, ये भी कर लिया डिस्कस। यार फिर रह की गया, मैं कह रहा रहता रहता है। वो तो 15वां तो रहता ही है, इनमें से भी कोई रहता था। 13वां ही है उस्ताद जी, 13वां ही है, मुझे भी यही लग रहा है। ये कोई नहीं, आपने कहा था ओके, लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो ये 2 सवाल, ये 2 सवाल, उसके बाद ऊपर वाले सवालों में से भी 2 सवाल मुझे अभी कराने हैं। 9 हो गया था, 7 हो गया था, ये 6 5 4 3 2 1 में से मैंने 2 सवाल करने हैं। हाँ, 1 मैंने डिस्कस करना है, ये 4 कर दूंगा बस। ये मैंने अभी डिस्कस करने हैं अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन इसके MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंटली रहते हैं और कुछ थ्योरी भी रहती है, ठीक है। तो इसको अब एंड पे आकर देखते हैं, थोड़ा सा ज़रा बच्चे पूरे हो गए तो फ्रेमवर्क देख लें। और ये सफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सफ़े को याद करना नहीं, याद रखना है। जैसे ही सवाल पे पहुंचते हैं आप देखते हैं कि सवाल में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो यहाँ पे हमने सुनी होती हैं, कहीं ना कहीं पढ़ी होती हैं, बस उनको यूज़ करना होता है। ये सफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको सीने से लगा के रखिए और पढ़ना भी है। अच्छा जी, आपका आखिरी चैप्टर है किताब का। वैसे तो इस वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है, लेकिन हमारे पास ये आखिरी चैप्टर है जिसके ऊपर टोटल 1.5 घंटा लगता है, लेकिन हम 1 घंटा 1.5 घंटा अभी लगा लेते हैं और फिर कुछ एक्सटेंडेड टाइम लगाएंगे शाम वाली क्लास में और कुछ रेशोज को, ठीक है, ताकि ये यहीं पे तैयार हो जाए ना। अब इसको क्या आप तैयार करते रहेंगे कल, लेकिन इसकी कुछ रीडिंग आपके ज़िम्मे लगाऊंगा, वो रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी मौका अभी भी है, आपको रीडिंग में कोई मसाइल आते हैं तो मंडे वाले दिन आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। किससे कंफ्यूज किया था? देखो भाई, अल्लाह ने ना इंसान को बड़ी ज़बरदस्त एक ताकत दी है। इंसान जिस चीज़ का इरादा करता है फिर अल्लाह उसको वजूद भी दे देते हैं। तो मैं इसलिए कहता होता हूँ कि मौका है, अभी भी शुरू कर दो। हाँ, लेकिन ये कि उसमें ना ये आज ये देख लो कि अब ये चांस कम होता जा रहा है। जितने लोग पिछले आज पे नहीं आए थे, वो हर अगले आज के ऊपर जब आ रहे हैं उनके चांसेस कम से कम होते चले जा रहे हैं। तो ये आज करते 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 यहाँ तक के पेपर वाला दिन आ जाएगा और आप कहोगे आज पेपर देना है, काश के पहले पढ़ लिया होता। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जी? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जी? कोई बताएगा कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जो हम बना रहे हैं, बिल्कुल हम ये जनरल पब्लिक वाले, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं जो ऐसे यूजर्स के लिए है जो यूजर्स अपनी रिक्वेस्ट पे नहीं बनवा सकते हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक ने लोन देना है, लोन लेने गए ना, बैंक ने लोन लेना है, बैंक कहेगा ज़रा मुझे इस टाइम तक की, इस मंथ तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो और ऑडिटेड भी हों। अब पैसे लेने हैं, बनाओगे आप। लेकिन एक आम आदमी जिसने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, 2 कंपनियों के अंदर उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो क्या करे, कंपनी को आ कहेगा मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। तो जो यूज़र्स अपनी रिक्वेस्ट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनवा सकते, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप ये पर्चा पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, इसमें आप वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं जो उन यूज़र्स के लिए। तभी तो स्टैंडर्ड्स इनको गवर्न करते हैं
और स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि ये भी बताओ, ये भी बताओ, वो भी बताओ, ये भी करो, वो भी करो। IAS 16 है, भाई बताओ उसको आपके पास में स्टार्ट में कितने एसेट्स थे, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड पे कितने पड़े हैं, बताओ इसमें अक्यूमुलेशन कितनी थी ओपनिंग में और क्लोजिंग में कितनी है, बताओ मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर, यूजर को बताओ कि आपने कोई कमिटमेंट की है फ्यूचर में कोई नए एसेट खरीदने की, बताओ कोई आपका टेम्परेरी आइडल एसेट पड़ा है तो उनको बताओ, आपका कोई फुली डेफिसिट एसेट पड़ा है इसमें शामिल है तो उसका बताओ, कोई आपके खिलाफ केस हुआ है तो उसके बारे में बताओ। फिर कंपनीज एक्ट घुसता है, वो भी इन्हीं के ऊपर लगा होता है कि जी आप ये भी बताओ, ये भी बताओ। क्या मतलब डिस्क्लोजर, ये क्या, हर स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स हैं, कुछ हमने पढ़े भी हैं। तो वो क्या है, डिस्क्लोजर क्या है, बताओ 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 ही तो है। किसको बताओ, यूजर को बताओ। किस यूजर को बताओ, जो यूजर आपसे खुद नहीं पूछ सकता, हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसको ये चीजें यूजफुल हो सकती हैं उसके लिए, और उसको जो है वो आप इन्फॉर्मेशन दोगे तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में आसानी होगी। तो ये जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जो बना रहे होते हैं, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आर दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर यूजर्स, आसान अल्फाज में लिखते हैं, फॉर यूजर्स विच आर नॉट एबल टू require the entity to prepare। ये ना मैंने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टार्ट किया। अच्छा मैंने क्या बता दूं, लिखा नहीं ना ऊपर, ये लिखा हुआ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है ना, ये स्टार्ट हुआ। General purpose financial statements are financial statements of users which are not able to require the entity to prepare financial statements for their specific need। आप कहोगे तो बैंक ने कहा जी, बैंक कहेगा मुझे ये चीजें बताओ इसमें, वो यही होती है ना, यही आप बनाते हैं, यही आप बनाना सीख रहे हैं, यही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक पर्पस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना भाई, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है डिस्क्लोजर्स की या अमाउंट्स या चीज़ों की, जो सच्चाई है वो अगला खुद बता देता है और वो बनवा भी लेता है आपसे। बैंक ने लोन देना है ना, लोन लेने गई है आपकी कंपनी, तो बैंक ने जो कहना है वो करवा लेना है आपसे, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, ये तो हम बना रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए ही बना रहे हैं, ठीक है। तो यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं। तो ज़रा इधर पढ़े, AC यार ज़रा 26 पे करा दो, दोनों AC, तीनों AC, सारे AC, ये दिन नहीं है इनके ठंड लगाने में जी। सबसे पहली चीज़ है पर्पस। पर्पस क्या है, कॉन्सेप्चुअल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1-2 नंबर के MCQ या लिस्ट डाउन कर दो पर्पस, 3-4 चीज़ें याद रह जाए, बस याद रह जाए ऐसे। इनमें जो चीज़ें याद करनी है मैं कहूँगा याद करनी है, जो याद रखनी है उनको मैं रीड ओनली लिख दूंगा, लेकिन याद रखनी फिर भी है। किसी MCQ में, ट्रू फॉल्स में, इसमें 3 तरह के सवाल आते हैं। आपसे MCQs के अंदर पूछ लेता है, MCQs तो कहीं से भी आ सकते हैं, फिर आपसे वो छोटा सा सवाल देकर उसमें कह सकता है कि ये बताओ कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। ध्यान से पढ़े हुए करेंगे सवाल पास पेपर के, देखोगे आप, ये कह सकता है। अच्छा, वो वैसे भी रिसेंट पास में उसने ऐसा कहा नहीं है कि ये चीज़ें इनको ज़रा डिस्क्राइब कर दो अपनी ज़बान में, ये भी नहीं कहा उसने, लेकिन पूछ सकता है। बहरहाल 2 तरह के ये हो गए, MCQ या ट्रू फॉल्स पूछ ले। और तीसरा है, इस फ्रेमवर्क के अंदर एक कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। शुक्र है इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल है, तो वो न्यूमेरिकली आपसे वही कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकली वो बहुत ज़्यादा पूछता भी है, वो MCQ में पूछ सकता है, उसका भी अपना सवाल बन सकता है, पास पेपर में आया हुआ, ठीक है। तो ये तकरीबन 5-6 नंबर तक का टेस्ट हुआ है। इस जो आपका सिलेबस इस वक्त ग्रिड जो चल रही है उसमें 5-6 नंबर तक का भी टेस्ट हुआ है, और हाइब्रिड खाली हो चुका है मेरा, क्योंकि सिलेबस तो ख़त्म हो गया ना बच्चों की नज़र में है। तो ये 5-6 नंबर का पिछली बार आया भी नहीं है, तो इसके भी चांसेस मुझे काफ़ी लग रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल हॉट फेवरेट में मैंने इसको नहीं रखा, लेकिन फेवरेट में फिर भी ये है एग्जामिनर के, ठीक है। इसमें से 4-5 MCQs तो आ ही जाने हैं, लेकिन 4-5 नंबर का अलग सवाल इसमें से बन सकता है। वो सवाल कैसा बन सकता है, वो MCQs ज़्यादा देकर 5-6 नंबर पूरे कर ले, वो आपको ट्रू फॉल्स
या डिस्क्राइब करवा ले थ्योरेटिकली, वो आपको कैपिटल मेंटेनेंस का सवाल बनाकर भी दे सकता है, आप देखोगे। ठीक है, तो ये 5 एक नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, इसमें से आ जाएंगे। तो 5 नंबरों के लिए सिर्फ 1.5 घंटा 2 घंटे पढ़ेंगे, तो कितना कीमती होगा ये टाइम है जी। ये थोड़े टाइम में इतने नंबर, कितने दिन लगा के आपने कैश फ्लो खप खप के पढ़ी, 15 से 18 नंबर का सवाल उसमें से आ जाएगा है। दिन कितने लगाया आपने, 10 11 12 रातें भी लग गई आप लोगों की हैं। पहले 3-4 दिन तो नींद भी नहीं आती थी, क्या ख्याल है। तो वहाँ पे 15 16 नंबर 17 नंबर, और यहाँ पे 4-5 नंबर 1.5-2 घंटे में। तो ऐसी चीज़ को परवाह नहीं करते, छोड़ देते हैं, हालांकि ये उल्टा फायदे की चीज़ होती है। तो जितना कहना है एक तो उतना कर लेना कम से कम, मैंने बहुत बहुत कम कर देना इसमें से। ये कितने सफ़े हैं देखो ज़रा घूम, ये जितने सफ़े हैं ये इनका 1/10 भी नहीं रहेगा आपके पढ़ने वाला तो खैर सारा ही है। एक बार याद करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें दूंगा आपको, निशान लगवाऊंगा कि ये एक लाइन याद कर लो, 1.5 लाइन आपका मिलाकर, इसमें अगर देखें तो मिलाकर याद करने वाला शायद 1 सफ़ा बने, पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। चीज़ें समरी बनाकर आपको भी दे देता हूँ, बनाकर भी लाया हूँ कुछ। ठीक है, तो बहुत आसान है, लेकिन समझिएगा और एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरी समरी के अंदर वो चीज़ नहीं आई। मिसाल के तौर पे गोल हो गई बात, गोली हो गई, बीच में थी ज़रूर बात, अब वो समझ आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बार पढ़ने से वो जहन में आ सकती थी, तो वो चीज़ भी मिस ना हो, इसलिए एक बार पढ़ना ज़रूरी है। कहीं वही MCQ ना आए जो इसमें पढ़ा हो और पढ़ने से आना था, इसलिए पढ़ना ज़रूर है। आज में कल में पढ़ लीजिएगा, परसों कोई भी मसला हो तो पूछ सकते हैं आप। तो पर्पज़ क्या है जी, पर्पज़ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का पर्पज़ क्या है। पर्पज़ है जी टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ, टू डिस्क्राइब द, मैं सिर्फ मोटी मोटी बात हाईलाइट कर देता हूँ, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो क्या होती है अभी तो बताया, किसी को तो देख के मैं इधर चला गया था। ठीक है, तो जनरल पर्पस ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करना जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। असल में एक बात समझिए, फ्रेमवर्क है क्या। फ्रेमवर्क कोई स्टैंडर्ड है, फ्रेमवर्क जद्दे अमजद है सारे स्टैंडर्ड्स का। जद्दे अमजद समझते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सबका बड़ा अबू है। ठीक है, दादा अबू है सारे स्टैंडर्ड्स का। बात समझ आ रही है। असल में ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही जो इंट्रो में आपको बताया गया था ना, एसेट ऐसा रिसोर्स है जो एंटिटी कंट्रोल करती है ड्यू टू पास्ट इवेंट, फ्यूचर में इससे फ़ायदा आना है। लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है जिसको सेटल करके आपने उतारना है अपने ऊपर से। ठीक है, इनकम ये है, एक्सपेंस ये है, कैपिटल ये है, बेसिकली वो फ्रेमवर्क ही था। आप जब भी कोई चीज़ अपनी फाइनेंस स्टेटमेंट्स में उनको उसको ट्रीट करने लगते हैं, तो सबसे पहला काम हम ये देखते हैं कि इसका कोई स्टैंडर्ड है। जैसे IAS 16 आया, आपने देखा, मतलब PPE आया, आपने कहा कोई स्टैंडर्ड है, मैंने कहा IAS 16 है। काफ़ी साल पहले जब IAS 38 नहीं आया था इंटेंजिबल्स का, तो इंटेंजिबल आपके सामने आने लग गए, तो लोगों ने देखा कि कोई इसका स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड नहीं मिला, तो फिर उससे मिलता जुलता स्टैंडर्ड है IAS 16 है। उसकी हेल्प से यही फ्रेमवर्क सामने रखते हुए अकाउंटेंट्स ने अकाउंटिंग की। क्या मतलब फ्रेमवर्क, मतलब क्या लग रहा है जी, इंटेंजिबल क्या है, लायबिलिटी है या इक्विटी है। नहीं जी नहीं, ये तो एसेट सा लग रहा है, कंट्रोल में है, फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। ठीक है जी, इसकी अकाउंटिंग कैसी कर लें। अगर तो कोई स्टैंडर्ड मौजूद है उसका उसी को फॉलो करें, मौजूद नहीं है तो उससे मिलता जुलता स्टैंडर्ड फॉलो करें, वो भी नहीं है तो फिर फ्रेमवर्क पे आ जाए। फिर आप खुद बैठ कर सोचें क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, इक्विटी है, क्या ट्रीटमेंट करें। तो आप अकाउंटेंट्स नहीं तो ये स्टैंडर्ड्स बनाएं, ये कोई हवाई मखलूक ने बनाए, खलाई मखलूक ने बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अकाउंटेंट्स ही स्टैंडर्ड बनाते हैं, और उनकी बुनियाद क्या होती है, यही फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क की बेस के ऊपर ही जो है वो स्टैंडर्ड सारे बने होते हैं। तो बहरहाल इसका पर्पस असिस्ट करना है IASB को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को, टू डेवलप IFRSs दैट आर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये असिस्ट करता है IFRS को डेवलप करने के लिए स्टैंडर्ड्स। असिस्ट करता है प्रिपेयरर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डेवलप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हेन नो स्टैंडर्ड अप्लाइज टू पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट, और व्हेन अ स्टैंडर्ड अलाउज अ चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो असिस्ट करता है प्रिपेयर्स को कि अगर कोई स्टैंडर्ड है नहीं या कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर चॉइस देता है, तो ये फ्रेमवर्क असिस्ट करता है कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए। मतलब जनरल सी बातें हैं। ठीक है, असिस्ट करता है सारी पार्टीज को टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड्स, कंट्रीब्यूट करता है स्टेटेड मिशन की तरफ जनरल बातें। फाउंडेशन है
ऐसी कि जो कंट्रीब्यूट करती है ट्रांसपेरेंसी को, सुभान अल्लाह। ऐसी फाउंडेशन है जो स्ट्रेंथन करती है अकाउंटेबिलिटी को, फाउंडेशन है जो कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को। बिल्कुल जनरल बातें हैं, इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन रीड ऑनली है। मैं इसको काटूंगा नहीं, ये रीड ऑनली का मतलब ये है, इसको बिल्कुल रट्टा ना लगाना, लेकिन जब भी कभी रिवीजन में बैठो इस चैप्टर को रिवाइज करते हुए इसको एक बार रीड करना है, लेकिन ऐसा ही, ताकि बस आपके जहन में रहे कि ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद असिस्ट करता है IFRS की डेवलपमेंट में, असिस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने वालों को ताकि वो अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखें, असिस्ट करता है सारी पार्टीज़ को जो स्टैंडर्ड्स को समझ सकें। फिर आगे ऐसे जनरल से हैं, स्टेटेड मिशन ऑफ IFRS फाउंडेशन को कंट्रीब्यूट करता है, फाउंडेशन है जो ट्रांसपेरेंसी को के अंदर तो कंट्रीब्यूट करती है, ऐसी फाउंडेशन है जो अकाउंटेबिलिटी को करती है स्ट्रेंथन, ऐसी फाउंडेशन है जो कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी की तरफ। ये जनरल सी बातें हैं, इनको याद बस रखना है, कोई जो एक दो ट्रू फॉल्स वगैरह आ जाए, ठीक है। ऐसी बात लिख कर कहे स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं ट्रू है, आपको पढ़ते ही नजर आ जाए नहीं 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 नहीं, ये लाइन यूं नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हो असिस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डेवलप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। आपको नहीं, इन्वेस्टर तो नहीं था, सिर्फ पढ़ा होता है ना तो याद रहता है, इस तरह से बस याद रह जाए। इसको रिप्रोड्यूस नहीं करवाना मैंने आपसे कि आप रट्टा लगा रहे हो जी, ये 10-15 लाइन तो मैंने याद, घोटे लग रहे हैं, वो शौक बड़ा आप, तो जो इधर रट्टा लगाना है ना 1-1.5 लाइन का कहाँ कहीं कहीं पर, वो मैं खुद उसके साथ लिखूंगा CTM, कमिट टू मेमोरी, ठीक है, वो थोड़ी सी बात होगी, ओके सही है। तो ये क्या है, रीड ओनली। चलें आगे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऐसे माशाल्लाह एक किताबचा है जिसके अंदर ये 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसका स्टेटस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आराम सुकून से MCQ बन सकता है। स्टेटस का मतलब क्या है, ये कहाँ पे स्टैंड करता है। सबसे पहला मेरा सवाल, क्या ये स्टैंडर्ड है? मैंने कहा जद्दे अमजद है तो ये IAS 0 कर लेते हैं फिर इसको क्योंकि IAS 1 ऑलरेडी मौजूद है जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने वाला से, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाओ, बैलेंस शीट कैसे बनाओ, चेन इक्विटी कैसे बनाओ, बात समझ आ रही है, कैश फ्लो का क्या मतलब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डील करता है स्टैंडर्ड, वो IAS 1 है, तो उससे पीछे कहीं है तो IAS 0 कर लेते हैं, 0.5 कर लें भाई, क्या जी, ये नहीं, ये 0 नहीं है, ये सबका अब्बा है, ठीक है। तो ये खुद ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है फ्रेमवर्क, ठीक है, लेकिन ये एक बुनियाद प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड्स को बनाने की। हर स्टैंडर्ड इसी की बुनियाद के ऊपर ही बनता है, क्योंकि यही बेस है हमारी अकाउंटिंग, ठीक है। यानी जहाँ कहीं पे आपको कोई स्टैंडर्ड ना मिले किसी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, कोई सिमिलर स्टैंडर्ड भी ना मिले, तो आप अकाउंटेंट्स फ्रेमवर्क की तरफ जाते हो, यानी अपनी अकाउंटिंग स्किल्स को फिर खुद ही लगा कर सोचते हो इसका क्या करूँगा, कोई स्टैंडर्ड अगर ना हो किस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो वो स्टेटस बता रहा है, कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटस, ठीक है। कहता है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट अ स्टैंडर्ड, फ्रेमवर्क कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एंड नथिंग इन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड्स एनी स्टैंडर्ड, और कोई भी ऐसी चीज़ फ्रेमवर्क में नहीं लिखी हुई जो किसी स्टैंडर्ड से टकराव खाती हो। क्या मतलब भाई, स्टैंडर्ड में लायबिलिटी को एसेट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इसी को सामने रखकर बनाया जाता है, ठीक है। तो कहता है किसी भी स्टैंडर्ड में ऐसी कोई बात आपको नजर नहीं आएगी जो इस फ्रेमवर्क से जो है वो टकराव खा जाए, यानी कि स्टैंडर्ड के अंदर जो एसेट वो कह रहे होंगे वही है जो यहाँ पर एसेट की डेफिनेशन है। तो नथिंग इन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड्स एनी स्टैंडर्ड, ठीक है, और एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड। लेकिन अगर कभी कॉन्ट्राडिक्शन आ भी जाती है, तो कहता है IASB may sometimes specify requirements in a standard that depart from aspects of conceptual framework। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिक्वायरमेंट्स ऐसी आ सकती हैं जो फ्रेमवर्क से डिपार्ट कर रही हो। फर्दर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी तो रिवाइज हो सकता है टाइम टू टाइम, और रिवीजन कॉन्सेप्चुअल की किसी स्टैंडर्ड को नहीं चेंज कर देती, ठीक है। अगर कोई रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड में आ जाए जो के डिपार्ट कर रही हो, मुमकिन है कभी ऐसा हो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चेंज हो जाए, जो कि मुमकिन है, तो वो किसी स्टैंडर्ड को आगे बदल नहीं देगा खुद ब खुद। लेकिन ये सारी बात की बजाय आप एक बात ज़हन में रख लें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको काट ही देते हैं।
और यहाँ पर आप लिखें इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन, इधर साइड पे लिख लें, इफ देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन between फ्रेमवर्क एंड IFRS, अगर किसी स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क में टकराव आ जाता है, किस चीज की रिक्वायरमेंट प्रिवेल करनी चाहिए? फ्रेमवर्क की। यू आर रॉन्ग, IFRS। ठीक है, फ्रेमवर्क की बुनियाद पे IFRS बने हैं, लेकिन वो लिख रहा था यहाँ पे, मैंने ये सारी लाइन काटी है ताकि आपको इसका खुलासा ही बता दूं कि करना क्या है। कहता है कि कभी कभी कोई ISB कोई स्पेसिफाई कर देता है रिक्वायरमेंट जो स्टैंडर्ड के अंदर जो डिपार्ट कर जाए एस्पेक्ट से फ्रेमवर्क, लेकिन ये कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी तो रिवाइज होता है, लेकिन उसकी रिवीजन आपके किसी स्टैंडर्ड को नहीं छेड़ती। खैर चले छोड़े, सादा बात, अगर कभी लड़ाई आपस में हो जाए इनकी तो स्टैंडर्ड प्रिवेल करेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड जदीद चीज़ है, उसको सामने रखते हुए, हालात को सामने रखते हुए हमने बनाया अकाउंटेंट से। ठीक है, तो इफ देयर इज ये MCQ आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकता है, ऐसी चीजें हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी सी बात ही बस। क्या? इफ देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन फ्रेमवर्क एंड IFRS, रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS शैल प्रिवेल। रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS शैल प्रिवेल। ठीक है जी, तो ये मैंने एक पैरा आपके लिए हाईलाइट कर दिया। इसको अब देखो ना, अब इसको क्या याद करना है यार, इसको सिर्फ याद रखना है। CTM नहीं लिखा इसके साथ, लेकिन इंपॉर्टेंट लिख दिया। इंपॉर्टेंट रीड ओनली, मतलब जब भी इधर से गुजरो इस सफ़े के ऊपर से, तो आपने इस सफ़े से गुजरते हुए इन हेडिंग्स को जो हाईलाइट की हुई है एक दफ़ा सिर्फ पढ़ के गुजरना है, और इस लाइन को भी पढ़े बगैर नहीं जाना। जो लाइन क्या कहती है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, और कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो फ्रेमवर्क की किसी स्टैंडर्ड को ओवरराइड नहीं करती। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो फिर IFRS शैल प्रिवेल। ठीक है, ठीक है, चलो। उसके बाद बेटा ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े हुए हैं? क्या है भला? हाँ, सबसे पहली क्लास जो अकाउंटिंग की उस्ताद जी ने आपको पढ़ाई होगी इंट्रो के अंदर, जो जिंदगी में पहली बार आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, तो उन्होंने कहा होगा इस तरह से कि 5 अकाउंटिंग के एलिमेंट, 5 फाइनेंशियल के हेड्स हैं, 5 अकाउंटिंग एलिमेंट्स हैं, 5 बेसिकली ये तावीज़ है, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। तो सारी अकाउंटिंग इन्हीं के आसपास घूमती है। वो एसेट्स के अंदर फिर करंट हुए, फिर नॉन करंट हुए, फिर नॉन करंट में PPE हुए, इंटेंजिबल हुए, अभी क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुए, अभी आगे जाकर राइट ऑफ यूज हुए, इन्वेस्टमेंट हुए, बातें बढ़ती जा रही, डेफर टैक्स भी इधर, सब कुछ आता जा रहा है। फिर करंट के अंदर चीजें बढ़ती गई। फिर आपने पढ़ा था बचपन में कैपिटल होता है, बस कैपिटल होता है। यहाँ पे आपने कहा नहीं, शेयर कैपिटल होता है, रिटेन अर्निंग होता है। फिर आपको लगा शेयर प्रीमियम भी होता है, रियल सरप्लस भी होता है, जनरल रिजर्व भी होता है, आगे जाकर पता लगेगा फेयर वैल्यू रिजर्व भी होता है। आज भी बल्कि एक रिजर्व देखेंगे हम। ठीक है, तो बातें बढ़ी हैं, लेकिन वही 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने बस एक बार रीड ओनली कर लेना है। ठीक है, रीड ओनली एक बार कर लेना है, और इसको करने के बाद ये मैं नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, वैसे एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी विच रिलेट टू रिपोर्टिंग एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम एक्सपेंस रिलेट टू रिपोर्टिंग एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहते हैं जी SOCI को, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, और ये SOFP। तो इन आइटम्स के बारे, ये 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं। ठीक है, लेकिन इसके इधर से तीर जा रहा है, देखो जरा, ये तीर कहीं जा रहा है। ये तीर वो पिछली बार वाला मैंने जो लिखा था, बल्कि उससे पिछली बार जो लिखा था, पिछली बार वालों को भी ऐसे ही दिया था। इसमें टाइम ज़ाया क्या करना लिख के, तो आपको तस्वीर खिंचवानी है। ये आपने एक बार पढ़ना है, लेकिन वंस तसल्ली के लिए पढ़ना है कि जो इधर आपके लिए शॉर्ट सा एक ट्री बना हुआ है, शॉर्ट मतलब आसान अल्फाज के अंदर कुछ बातें लिखी जो मैंने पढ़ानी है, वो और ये सेम है। इसलिए अब आइंदा इसको नहीं पढ़ेंगे, आइंदा उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या है? वो ये है, तो ये आपको पता भी है क्या है जी। एसिड किसे कहते हैं? एसिड किसे कहते हैं? ऐसा रिसोर्स जो कंपनी को कंट्रोल कर रही है,
किसी पास्ट इवेंट की वजह से। पास्ट इवेंट जैसे मसलन आपके पास कोई, मेरे पास ये पेन है, पास्ट इवेंट क्या हो सकता है, मैंने इसको परचेज किया होगा, पास्ट इवेंट, ठीक है। तो उसकी वजह से अब ये मेरे कंट्रोल में, मैं असगर को नहीं देता, ठीक है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में। कंट्रोल की डेफिनेशन याद रखना, आगे कहीं जाकर पढ़ोगे, FAR 2 में, आगे FAR 2 में पढ़ोगे। कंट्रोल को डिफाइन करते हैं IFRS 15। कंट्रोल कहते हैं दो चीज़ों को, जो आपका रिसोर्स है उसके सारे रिस्क्स और बेनिफिट्स आपके, रिस्क भी मेरे हैं ये, बेनिफिट्स भी मुझे, यानी कि इसके सारे नफ़े नुकसान मेरे, और दूसरों को इसका नफ़ा लेने से रोकने की ताकत भी मेरे पास। तो मैं तो कहा जाएगा कि मेरे पास इस एसेट का, इस रिसोर्स का क्या है, कंट्रोल, ठीक है। तो एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, दैट्स इट। लायबिलिटी क्या है, इधर से पढ़ रहे हो, इधर भी आगे है यार, ऐसे नहीं ना, बताना था आप लोगों ने। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी ट्रांसफर रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या हुआ था, हमने बिजली इस्तेमाल की थी, ठीक है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है, हमने कैश पे करना है, बिल पे करना। पास्ट ऑब्लिगेशन, पास्ट क्या था, पास्ट इवेंट क्या हुआ था, हमने एसी खरीदा था उधार पे, एसी खरीदा था उधार पे, उधर एसेट आ गया, क्योंकि पास्ट इवेंट था, परचेज करना, रिसोर्स आ गया, लेकिन वो इवेंट उधार वाला था। तो अब क्या करना है, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है, पास्ट इवेंट होना जरूरी है। IAS 37 पढ़ोगे आप आगे जाके FAR 2 में इंशाल्लाह। IAS 37 में, IAS 37 की बुनियादी बात ही सबसे पहली क्या है, पास्ट इवेंट। लायबिलिटी बुक करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट इज अ मस्ट। आपके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ कि जी वो आपके मजदूरों ने केस कर दिया, आपकी फैक्ट्री में हादसा हुआ था, उन्होंने कहा जी ये हादसा हुआ है जो इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। पास्ट इवेंट क्या है, हादसा। यहीं पर तो फिर IAS 10 वाली ब्रैकेट नहीं पढ़ाई थी, वो जो कल परसों IAS 10, वो जो थोड़ा सा अरसा होता है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी हाथ में ही होती हैं, उस बात की थी। पूरा IAS 10 37 इसी के ऊपर बेस करना है। तो IAS 10 जिस वक्त में लगता है फाइनेंस हमारे हाथ में होती है, तो पास्ट इवेंट अगर धमाका हादसा हमारे साल में हो चुका था, पता बाद में लग रहा है, या केस बाद में हो रहा है, तो हम उसकी एंट्री अपने फाइनेंस में कर देंगे इंशाल्लाह। पढ़ेंगे आप IAS 10 37 में। बहरहाल बात और तरफ जा रही है, सादा बात, ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करनी है, लायबिलिटी या प्रोविजन आगे जाके करोगे IAS 37 में, तो इसको रिकॉर्ड करने की सबसे बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, पास्ट इवेंट, ठीक है। तो पास्ट इवेंट की वजह से अब आपके पैसे जा रहे हैं, जाने का खदशा है, चले गए फिर तो लायबिलिटी खत्म होगी ना। पास्ट इवेंट हुआ था जिस वजह से अब एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन उसमें एंटिटी ट्रांसफर क्या करेगी, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब लोया बेच, लैलन बेच, टींडवा बेच, छानबुरा बेच, या कैश पे कर, कुछ भी कर दो, कैश दोगे या आप कोई एसेट दोगे, ठीक है, आपके रिसोर्सेज तो जानेंगे। अच्छा वैसे जरा तजर्बे के लिए, थोड़ा सा आपकी तसल्ली के लिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यही वाली बातें मैंने उठा कर दी। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एन इकोनॉमिक रिसोर्स द राइट दैट, थोड़ा लंबी बात लिख दी मैंने, वहां पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन एक बार इसको पढ़ना जरूर है, ठीक है। वो पढ़ने के बाद फिर आपको तसल्ली हो जाएगी, हाँ हाँ ठीक है यार, ये अच्छा है, वो आसान बात है, जरा थोड़ी सी बात, और मैंने रजिस्टर पे चूंकि उसने तस्वीर खिंचवाई थी, मजबूरन लिख भी ली थी, अब मेरे लिए वही ठीक है, तो मुझे याद भी होगी लिखते हुए। ये ठीक है जी। आप कौन है पहले ये बताएं, मेरे से ली है रेंट पे, मेरी कार है, तुम्हारे से तुम्हारा कैसे एसेट हो सकता है, जिस एसेट को आपने रेंट पे लिया हुआ है वो आपकी किताबों में नहीं, मेरी किताबों में होगा। बात समझ आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो वाला कंट्रोल जिससे जो फ्यूचर में कई साल तक फायदा देगा। आपको किराए के लिए थोड़ी देर कंट्रोल में आई है, ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे रिस्क रिवॉर्ड अभी मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं। एनीवेज, किराए के ऊपर आप कोई चीज़ दें, ये अगर बिल्डिंग जो है ये कॉलेज वालों की अपनी हो तो इनका PPE, और अगर ये अपनी नहीं है तो जिसकी है उसका PPE, इनका कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं, इनको सिर्फ ये यूज करने के लिए मिली है, इनका रेंट एक्सपेंस होगा, PNL में जाएगा। और अगर इनकी बिल्डिंग है तो ये डेप्रिशिएट करेंगे, एक्सपेंस को लेकर जाएंगे, लेकिन फिर साथ एसेट भी आएगा, ठीक है। फ्रेमवर्क, बुनियाद, ठीक है। तो लायबिलिटी क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम ऑफ एन एंटिटी टू ट्रांसफर रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। बेटा शॉर्ट टर्म लोन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यहां प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, वो लायबिलिटी है। पास्ट इवेंट कैश लिया नहीं था, लोन लिया इज द पास्ट इवेंट।
कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है, तो फिर वो ऑब्लिगेशन है। अल्लाह के बंदे, पहली बात देखो ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन का लफ्ज आ गया, लाइबिलिटी बोलता हूं। वैसे असल में ऑब्लिगेशन इसलिए बोला जाता है कि कल आगे जाकर आपने लाइबिलिटी या प्रोविजन का फर्क भी करना है FAR 2 में, लेकिन छोड़ो, प्रेजेंट लाइबिलिटी है, इस वक्त लाइबिलिटी है ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। ठीक है, आपने टैक्स पे करना है, लाइबिलिटी है। अभी टैक्स पढ़ के आए हो, कैफ 2 नहीं पढ़ा, चलो, आप 30 जून ईयर एंड हुआ, आपने टैक्स कैलकुलेट किया, 2-3 महीने में इसको पे करना है, आप पे लाइबिलिटी है। पास्ट इवेंट क्या है, कैलकुलेट करना नहीं, कमाया हुआ था। पे जब तक नहीं करोगे तब तक लाइबिलिटी, पे कर दो फिर तो लाइबिलिटी खत्म होगी। भाई अकाउंटेंट साहब, इंट्रो लिख के दो मुझे, तो इंट्रो पढ़ के आए हो, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इस वक्त लाइबिलिटी, आप कह रहे हो जी शॉर्ट टर्म लोन है, मैंने कब कहा कि शॉर्ट टर्म लोन आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। क्यों, 1-2 महीने पे हो जाने पर, इस वक्त तो लाइबिलिटी है ना, तो प्रेजेंटली वो ऑब्लिगेशन है। पास्ट इवेंट क्या था, पैसे लिए नहीं थे उनसे उधार, ये पास्ट इवेंट है। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर क्या है आपके ख्याल में, क्रेडिटर क्या है, नहीं एसेट नहीं है, लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी, क्यों क्यों, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। नहीं पास्ट इवेंट में बताओ मुझे, लाइबिलिटी क्यों है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसमें आपने पेमेंट करनी है। पास्ट इवेंट क्या है इसका, चीजें उधार पे ली थी। अब बात समझ आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, पेएबल है, तुम दोनों को मैंने क्लास से निकालना है अब, आज आखिरी दिन, ताकि तुम लोग ऐसे फखर से कह सको आखिरी दिन हमें क्लास से निकाला था सर। पहले तुम इसको छेड़ रहे थे, तुम उसको छेड़ रहे, तुम उठो ना उधर से, आज उठ जाओ, मेरे पास आओ इधर। ये क्या बता दिया तुम लोगों ने मुझे, गोल्डन डेज वाली बात। सुनो भाई यार, अच्छा वाला मुझे वो इलेक्ट्रिसिटी, मैंने कहा था बिजली इस्तेमाल कर लेना इज द पास्ट इवेंट, और अब उसकी बिल आ गया, पेमेंट करनी है, कहीं नहीं किया तो वो लाइबिलिटी। बात समझ आ रही है कुछ कुछ, ठीक है। आपने ग्रेचुटी कहा था कल, सवाल कराना है, भाई ने कैसा कैश फ्लो के अंदर ऐसे ही पूछा था, पता नहीं शायद CMA की क्लास में भाई ने पूछा था ग्रेचुटी क्या होती है। मैंने कहा हम कहते हैं अपने मुलाजिम को कि भाई तुम हमारे पास आए हो, जब तुम जाओगे तो जितने साल तुम सर्विस करके जाओगे ना, उतने साल से मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक अमाउंट जो हम सेट कर लेते हैं, और वो तुम्हें इकट्ठे पैसे देंगे, ठीक है। अब ये हमारा एग्रीमेंट हुआ होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पास्ट इवेंट क्या है, सर्विसेज देकर जाना। ये 10 साल बाद छोड़ के जा रहा है, हमने कहा यार तुम्हें लाख रुपए इंटू 10 करके 10 लाख रुपए इकट्ठा देंगे, तुम्हारी खिदमात के इतराफ में हम दे रहे हैं, तो हम तो दे रहे हैं ना, लेकिन ये एक ही बार रिकॉर्ड नहीं करती कंपनीज, इसकी प्रोविजन क्रिएट करना शुरू कर देती हैं, हर साल एक्सपेंस बुक करते रहते हैं अंदाजे की बुनियाद पर, ठीक है ना। अब इसको पैसे जो पे करने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, ये क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जब छोड़ के जाएगा पैसे देने हैं। पास्ट इवेंट क्या है, सर्विसेज देकर आया है। तो बहरहाल बात और तरफ जा रही है, सादा बात। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, जिसकी वजह से एंटिटी को ट्रांसफर करने पड़ेंगे रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, इक्विटी किसे कहते हैं, ये तो कई बार बता चुका यार। इक्विटी किसे कहते हैं, मैंने कहा था आप अपनी बैलेंस शीट को जरा नजर में लाओ, रेजिडुअल इंटरेस्ट को कहते हैं, ऐसे ही है। मैंने ऐसे 2-3 बार अब तो बना लिया, बल्कि 1 मिनट, याद आया याद आया याद आया, ये किधर फिर रहा हूं मैं और ये किधर, एक ही जगह पे दोनों, सुभान अल्लाह। ये कल था, ये जो मैंने अभी अभी कल परसों, हाँ रेशोस, इधर आओ, याद आ गया। जहां पे रेशोस कैलकुलेट की थी ना जी, अब मैं इतनी देर में एग्जांपल वैसे लिख लेनी थी, आपस की बात है ना, हद होगी वैसे, मिल ही गया आखिरकार, मिले हले भी कोई नहीं मिल लगता। रेजिडुअल इंटरेस्ट के बारे में आपको मैंने कई बार बताया है, लिख लेता हूं दोबारा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अपने सामने रखें, एक तरफ होती है इक्विटी, दूसरी तरफ होती है एसेट्स। इक्विटी और लायबिलिटी में आपके पास मसलन पड़े हुए हैं, आपकी इक्विटी है 70 रुपये की, और आपकी लायबिलिटी जिसमें करंट नॉन करंट दोनों तरह की मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, ये लेट से पड़ी हुई है आपकी 40 रुपये की, ठीक है जी। तो आपके पास इस साइड का टोटल आ गया 110, ठीक है।
दूसरी साइड पे एसेट्स पड़े होते हैं, ठीक है जी। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं और आपके करंट एसेट्स भी होते हैं। करंट एसेट्स कैश में पैसे पड़े हैं, डेटर्स में देने हैं, इन्वेंट्री पड़ी है। नॉन करंट एसेट्स हैं आपके जनाब कोई 90 रुपए के, और करंट एसेट्स आपके हैं कितना बना 20 रुपए के हैं। और ये आपकी बैलेंस शीट तैयार, गर्मा गर्म बैलेंस शीट तैयार। अब ये जनाब बैलेंस शीट टैली है, ये आप बचपन में पढ़ के आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अब इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, जब आपकी ये कंपनी बंद होगी, क्योंकि जो इक्विटी होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगा दिया आपकी कंपनी में, या इवन जो बिजनेस ने कमा लिया है और अभी तक रिटेन्ड पड़ा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ये कंपनी के पास ही है पैसा। अब शेयर होल्डर को क्या मिलना है? डिविडेंड तो मिलना है। कंपनी बंद हो जाए तो क्या मिलना है? जितने एसेट्स हैं, ये 110 रुपए के एसेट्स अज्यूम करता हूँ 110 के ही बिक जाएं, तो ये सारा का सारा 110 शेयर होल्डर का, मालिक जो हुए। नहीं नहीं नहीं, ये सारे एसेट्स बेचने के बाद, ये सारी लायबिलिटीज पे करने के बाद जो बचा खुचा होगा वो मिलेगा शेयर होल्डर को। इस बचे खुचे को कहा जाता है बचा खुचा, रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ कंपनी, रेजिडुअल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इक्विटी की डेफिनेशन क्या है? एज पर फ्रेमवर्क वही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही जो स्टेटमेंट चेन इक्विटी के चैप्टर के अंदर पढ़नी थी हमने और गोली की थी हमने उस वक्त। तो अब देख लेंगे जाते हुए, कुछ रह गया उसमें से पढ़ने वाला। वैसे अब तो उससे लेवल बहुत आगे चला गया, मौके की बात है, ठीक है। तो स्टेट रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज को कहते हैं इक्विटी, ठीक है। अच्छा, इनकम किसे कहते हैं? इनकम, इनकम किसे कहते हैं? इनकम किसे कहते हैं? एसेट का बढ़ना या लायबिलिटी का कम होना, सही फरमा रहे हैं। एसेट का बढ़ना या लायबिलिटी का कम। अच्छा चलो, मैं आपके अकाउंटिंग इक्वेशन बचपन वाली फिर आपके सामने देख रहा हूं। ऐसे बनाते थे ना अकाउंटिंग इक्वेशन? अच्छा, अब मैं कहता हूं जी, ओनर घर से 50 रुपए कैश ले आए हैं, शेयर्स खरीद लिए नए, तो ये इसकी डबल एंट्री आप क्या करते होते हो? एसेट डेबिट, कैश डेबिट, और ये हो गया, ये इनकम ही तो है, ये इनकम ही तो है ना? नहीं, यही फ्रेमवर्क ने बताया कि एसेट्स का वो इंक्रीज जो इक्विटी को बढ़ाए, लेकिन ये वो वाला इंक्रीज ना हो जो ओनर्स के घर से पैसे आने की वजह से हुआ है। अदर देन दैट इंक्रीज, जो भी इक्विटी का इंक्रीज एसेट में बढ़ने की वजह से हो रहा है वो इनकम है। मसलन आपने चीजें बेची, आपने 30 रुपए की चीजें बेची, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सेल्स का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाएगा, प्रॉफिट का बढ़ना कैपिटल को या रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाएगा। अब ये भी इक्विटी का इंक्रीज है। एसेट का बढ़ना जो इक्विटी को बढ़ाए वो इनकम है, लेकिन वो उसके अलावा वाला है जो ओनर घर से ले आए तो भी बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है इनकम की। इनकम की डेफिनेशन क्या है? पढ़ो, क्या है? इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी का कम होना भी तो इनकम है। मसलन कोई बंदा उधार आपको माफ कर दे मसलन, ठीक है। या एक और भी होता है, आपने एडवांस में पैसे ले रखे थे, आपने अपने कस्टमर से एडवांस पैसे लिए, तो कैश डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, ठीक है जी। 5 रुपए ले रखे थे आपने, और अब आपने चीज़ें, अब ये क्या होता है? लायबिलिटी होती है ना। अच्छा, अब आपने चीज़ें भेज दी तो क्या एंट्री करोगे? एडवांस डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब इस केस में क्या हुआ है? इधर एक मैंने चीज जो है वो बेची है, कैश सेल्स की है, उसकी एंट्री मैंने क्या की? कैश डेबिट, या चलो यूं कर लें, बोलो चलो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब ये क्या है? एसेट का बढ़ना। एसेट का बढ़ना भी इनकम को बढ़ा सकता है और लायबिलिटी का कम होना भी इनकम को बढ़ा सकता है। सही है कि डिफरेंट काम होते हैं ना। तो हर एसेट का बढ़ना या हर लायबिलिटी का कम होना जो इक्विटी को बढ़ाए वो इनकम नहीं है। एक ऐसी चीज है इक्विटी का बढ़ना, एक बढ़ना या कम होना, वो ऐसे हैं कि जो इक्विटी में है तो सही, लेकिन उनको हम इनकम या एक्सपेंस नहीं कह सकते, ठीक है। इक्विटी का कम होना, एसेट का कम होना या लायबिलिटी का बढ़ना, ये सारी बात कर ही लेना आप।
इक्विटी का कम होना या लायबिलिटी का बढ़ना, ये नफ़े की बात है, नुकसान सॉरी एसिड का कम होना या लायबिलिटी का बढ़ना, ये एक्सपेंस होगा ना। अच्छा एक्सपेंस तो बाद में, पहले इनकम कर ले, एक्सपेंस अलग पड़ा है, साथ ही समझाने लगा था। देखो भाई, एसिड के बढ़ने से इनकम बढ़ी है और लायबिलिटी कम होने से भी इनकम बढ़ी है। बात समझ आ रही है? बोलो, मैंने बोला इनकम। लेकिन एक केस मैंने आपके सामने अभी कौन सा रखा, एक केस कौन सा रखा है, ओनर घर से पैसे ले आए 12 रुपए, लेकिन अच्छा बढ़ तो ये भी कहाँ पे जाएगा, बढ़ाएगा तो ये भी किसको, अच्छा ये सेल्स भी किसको बढ़ाती है, अल्टीमेटली इक्विटी को, क्योंकि सेल्स का बढ़ना, प्रॉफिट का बढ़ना, रिटेन्ड अर्निंग्स का बढ़ना, रिटेन्ड अर्निंग कहाँ पड़ी है, इक्विटी में। अगर आप बचपन वाली बात करें, जो ये मैंने आपके सामने बनाया, आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाया है, उसमें आप यूं कहते थे कि अगर कैश सेल्स हुई तो आप कहते थे कि एसिड बढ़ गया, कैश का बढ़ना इधर प्लस, और सेल्स का बढ़ना, प्रॉफिट का बढ़ना, यहाँ आप कैपिटल लिखा करते थे, इक्विटी की बजाय कैपिटल लिखते थे, कैपिटल का बढ़ना, तो ये डबल एंट्री बनती है ना। तो बहरहाल इनकम का बढ़ना कैपिटल को बढ़ाएगा, इक्विटी को बढ़ाएगा, रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ाएगा ना। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ये समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आई तो फिर इंट्रो में वापस जाना पड़ेगा आपको मेरी तरफ से, तो चले जाएं। अगर ये समझ नहीं आ रही तो सादा सी बात है भाई, आपका कैश बढ़ा और दूसरी तरफ आपकी सेल बढ़ी, इनकम बढ़ी। अब ये तो मैंने भी पढ़ाया आपको FR 1 में, इनकम का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाता है, प्रॉफिट का बढ़ना रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ाता है, रिटेन्ड अर्निंग तो बनानी आती है ना, चेन इक्विटी बनानी सीख ली अब। तो एसिड के बढ़ने से इनकम बढ़े या लायबिलिटी के कम होने से, एसिड के बढ़ने से इनकम बढ़े या लायबिलिटी के कम होने से इनकम बढ़े, ये इनकम मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये इनकम क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये इंक्रीज इन एसिड या डिक्रीज इन लायबिलिटी जो है, ये इक्विटी को बढ़ा रहा है। इंक्रीज इन एसिड या डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये इक्विटी को बढ़ा रहा है, इसलिए मैं इसको इनकम कह रहा हूं। ये बात होगी डिसीजन। ये इनकम की डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन एसिड या डिक्रीज इन लायबिलिटी जो इक्विटी को बढ़ाए। किसको बढ़ाए, यहां लिखा मैंने सेल्स हुआ है, समझ आ रही है, मैंने सेल्स लिखकर इक्विटी को बोला है। सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग बढ़ेगी, रिटेन्ड अर्निंग कहां बढ़ी है, इक्विटी में, ठीक है। तो एसेट का बढ़ना या लायबिलिटी का कम होना, ये इक्विटी को बढ़ा रहा है, इसलिए मैं इस एसेट का बढ़ना या लायबिलिटी का कम होना, इसको मैं क्या कह रहा हूं, इनकम। लेकिन अब मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा ओनर घर से पैसे लाए हैं, एसेट बढ़ गया, और इस एसेट का बढ़ना, इस एसेट का बढ़ना, इस एसेट का बढ़ना, बोलो इस एसेट का बढ़ना इक्विटी को तो बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा भाई, शेयर कैपिटल भी तो इक्विटी में है। अब बोलो, तो इस एसेट का बढ़ना क्या कर रहा है, क्या आपकी इक्विटी को बढ़ा रहा है? यस, बिल्कुल बढ़ा रहा है। लेकिन ये इक्विटी का बढ़ाना ये कहां से आया है, ओनर के घरों से आया है। ये बिजनेस ने बेसिकली काम नहीं ना किया, बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं आया, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क में फिर ये डेफिनेशन दी थी कि एसिड का बढ़ना या लायबिलिटी का कम होना जो कि इक्विटी को बढ़ा दे, अदर देन द इंक्रीज इन इक्विटी, जो कि ओनर के घर से पैसे आते हैं उससे। बात समझ आई? अब ये डेफिनेशन पढ़ो, इंक्रीज इन एसिड्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स। अब समझ आती है बात? यही बातें यहां लिखी हैं यार, यही बातें यहां लिखी हुई हैं। कोई मैंने वहां यहीं से देखकर लिखा था मैंने, और क्या मैंने वो खुद से लिखा था। फ्रेमवर्क तो वैसी बुनियाद है, तो उसको कहां से बुनियाद लाता मैं, बुनियादी चीजें, ठीक है। यही लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। तो जहां कहीं आसान हो सकता था मैंने उसको बस आसान कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन इसको आपने लाजमी पढ़ना है ताकि इस पर तसल्ली आए। अच्छा, एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड कहता है डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लायबिलिटी। मसलन भाई को भी मैंने बताया कि आपके पास पुराने हिसाब में आपने बिजली का बिल आ गया, पे नहीं किया, तो लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। बोलो, बिल पेएबल लिखूं, बिल पेएबल क्रेडिट हो गया, क्या ख्याल है? बिल पेएबल क्रेडिट हो गया, 5 रुपए 3 रुपए का बिल आ गया आपका जी, अभी आपने पे नहीं किया, पास इवेंट हो चुका है भाई, बिजली इस्तेमाल कर ली है, अभी पे नहीं किया, ठीक है। तो अभी आपने क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट
मैंने कहा यार क्या मतलब एक्सपेंस? हाँ हाँ एक्सपेंस। क्यों? मैंने कहा क्यों? आप कह रहे हो जी वो असल में ना इंक्रीज इन लाइबिलिटी हुई है। तो फ्रेमवर्क कहता है जब लाइबिलिटी में इंक्रीज हो तो उस लाइबिलिटी का इंक्रीज इक्विटी को कम करे, तो वो इक्विटी का कम होना, लाइबिलिटी के बढ़ने का इक्विटी का कम होना इज एन एक्सपेंस। मैंने कहा यार इक्विटी तो नहीं कम हो रही, यहां तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। आपने कहा अब हमें पता है, हमने बड़ी मेहनत कर ली, खास तौर पे आई सेट और करेक्शन ऑफ एरर में हमने ये सीख लिया था कि एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करता है, प्रॉफिट का कम होना रिटेन अर्निंग को कम करता है, मतलब इक्विटी को कम करता है। तो सही लिख रहा है फ्रेमवर्क कि लायबिलिटी के बढ़ने से अगर आपकी इक्विटी में क्या आ जाए? कमी, तो एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट। ठीक है, तो ये जनाब हमारा पीएनएल में जाता है ना हमारा, तो ठीक है, तो ये पीएनएल वाला एक्सपेंस जो है ये पीएनएल में जाएगा, ये एक्सपेंस है, तो ये उसको प्रॉफिट को कम करेगा, अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग को कम करेगा और इक्विटी कम। अच्छा, लायबिलिटी का कम होना इज और उस वजह से लायबिलिटी कम होने की वजह से इक्विटी का लायबिलिटी का बढ़ना, उस वजह से एक्सपेंस का बढ़ना यानी इक्विटी का कम होना, ये क्या है? एक्सपेंस की डेफिनेशन। तो एसेट का कम होना फिर कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ जी मसलन इसी तरह से मैं कह देता हूँ, मैंने जी कुछ पेमेंट कर दी, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, और उनकी मैंने पेमेंट कर दी, तो लेट्स से मैंने सैलरी पे कर दी, तो सैलरी एक्सपेंस 4 रुपए का ये डेबिट और कैश क्रेडिट। अब ये कैश क्रेडिट हो रहा है, मतलब कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन कैश का कम होना इक्विटी को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है? नहीं बढ़ा रहा, नहीं बढ़ा रहा, एक्सपेंस को बढ़ा रहा है। इस कैश की कमी, एसेट की कमी एक्सपेंस को बढ़ा रही है, और एक्सपेंस का बढ़ना अल्टीमेटली प्रॉफिट को कम करेगा यानी इक्विटी को कम करेगा। तो भाई एक्सपेंस की डेफिनेशन फिर क्या बनी? एक्सपेंस की डेफिनेशन बनी इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन एस। ओह सॉरी, तीर ही पुट्ठा लगा हुआ है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी तीर ही गया। इंक्रीज इन लायबिलिटी वो क्रेडिट होकर होता है ना, या डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी या डिक्रीज इन एसेट दैट वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी इज कॉल्ड एक्सपेंस। ये क्या है? एक्सपेंस। लेकिन यहां पर एक और बात मेरे जहन में आई, वो बात ये है कि अगर आप डिविडेंड बांटते हैं तो आप उसकी क्या एंट्री करते हैं? बोले, अगर आप डिविडेंड बांटते हैं तो उसकी क्या एंट्री करते होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग में क्या हो जाता है? डेबिट, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अब लायबिलिटी में तो यहां भी इंक्रीज आ गया, ठीक है, लेट से आपने 8 रुपए का डिविडेंड बांटा, तो ये लायबिलिटी का बढ़ना भी है, और ये लायबिलिटी का बढ़ना जो है ये आपकी इक्विटी को भी कम कर रहा है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग की नेचर भी तो क्रेडिट है, डेबिट हो रही है मतलब कम हो रही है, तो ये भी एक्सपेंस है। क्या डिविडेंड को भी हम एक्सपेंस कहते थे? डिविडेंड को हम एक्सपेंस, बस यही फ्रेमवर्क नहीं कहकर भेजा था हमें, बचपन से एक बात उसने बताई थी, पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ आई थी, चलो अब तो आगे शुक्र है समझ, के इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट दैट वुड डिक्रीज द इक्विटी इज कॉल्ड एक्सपेंस, बट दिस increase in liability which is reducing equity is not expense, क्योंकि ओनर से आने वाले कैश को इनकम नहीं बोला था, ओनर को जाने वाले कैश को एक्सपेंस नहीं। ये बचपन में आपने ड्राइंग के नाम से पढ़ा था, ओनर के घर से पैसा आया, इनकम नहीं कहते थे, कैपिटल कहते थे, ओनर को पैसा गया तो एक्सपेंस नहीं कहते थे, ड्राइंग कहते थे। फ्रेमवर्क ने कहा था, असल में फ्रेमवर्क आपको इंटर में पढ़ाया गया था, पता नहीं आप क्यों नहीं पढ़ के आए, पढ़ाया गया था, पढ़ो जरा। डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ओनर्स। ठीक है, अब ये हैं एलिमेंट्स, इनकी डेफिनेशंस एज पर आपका, आपने अब तस्वीर भी कहनी है साथ चाहिए यार। एक तो अहमद भाई जो बैठे हैं ना, उनकी फरमाइशें ही नहीं खत्म होती, मतलब हैं, नहीं लोगे तस्वीरें? नहीं तस्वीर चाहिए? चाहिए तस्वीर? जी बेटा, बिल्कुल भी एक चीज नहीं है।
तो यार मुझे बताओ, डबल एंट्री जब होती है तो उसमें एक ही चीज बढ़ रही होती है, एसेट बढ़ा क्योंकि कैश ओनर घर से लाया है, आपने एंट्री की एसेट डेबिट इक्विटी क्रेडिट, एक ही चीज है, दोनों ही बढ़ रहे हैं भाईजान, एक डेबिट नेचर की दूसरी क्रेडिट नेचर की, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बचपन वो पर लिखी हुई है। मुझे लगता है मैं तो पहली क्लास बच्चे को यही पढ़ाता होता था, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन से बच्चों को डबल एंट्री सिखाता था, अकाउंटिंग इक्वेशन से वो इंट्रो पढ़ाता, बहुत ज़्यादा साल पढ़ाई है। ये तो जब पीआरसी भी गई है फिर छोड़ा है, अगर कैफ में होती तो फिर मैं खुद पढ़ाता होता। बहुत पसंद है मुझे इंट्रो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो पीआरसी के सारी रूटीन डिफरेंट है उनकी, 2 महीने बाद पेपर, फिर अपनी सेटिंग सारी खराब होती है, चिल्ले तो जाना है ऐसे। मुझसे AFC था जी। पार्ट 2 स्टार्ट कर लें भाई, टाइम ही बड़ा ऊपर हो गया।